Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. It is going to be fourth part of the chapter legislature. Till now we have completed three parts of the same chapter and I hope all those parts were clear to all of you. In last video what we have discussed, we were discussing the functions of our parliament, functions of our legislature, central legislature you can say or parliament you can say. And in the last video we have discussed three functions. कौन से functions? Legislative functions, in which we discussed that it is the supreme authority which is responsible for the formation of the laws, right? After that we have studied that it controls the executive also and ensure its accountability as well, right? In which we have discussed that any executive, if it is in strong position, if it is in powerful position, but even then it can possess its strong position until it is having majority in the Lok Sabha. Fine. After that we have also discussed financial function. In financial functions what we have studied कि हमारी country में even a single rupee we cannot invest, we cannot use without the consent of parliament, right? These three functions we have discussed in the last class. I hope these three functions are completely clear to all of you. So today we will discuss the powers, the rest of the powers of our parliament. So before moving forward, let us read the cartoon. अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, पार्लियामेंट. अब देखो डिमांड, यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये सारी चीजें कुछ लिखा हुआ है इस पे. अब देखो ये क्या लिखा हुआ है. अब देखो ये सारे लोग कौन से हैं, दीज आर द मिनिस्ट्रीज, दीज आर मिनिस्टर्स यू कैन से. और ये क्या है, ये क्या शो हो रहा है, इस पर लिखा हुआ है पार्लियामेंट. इट मीन्स देखो क्या शो हो रहा है, द पार्लियामेंट इज द बॉस एंड द मिनिस्टर्स आर लुकिंग वेरी हम्बल हियर. दैट इज द इफेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू सैंक्शन मनी टू डिफरेंट मिनिस्टर. अब देखो इस कार्टून में यही दिखाया गया आपको, क्या दिखाया गया है कि ये पार्लियामेंट है और ये सारे के सारे मिनिस्टर्स इतने ज्यादा हम्बल क्यों हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट ही इन सारे के सारे एक्सपेंसेस को सैंक्शन करेगी. वो लोग कब पैसा खर्च कर पाएंगे, जब पार्लियामेंट उन लोगों को इस चीज की अथॉरिटी प्रोवाइड करवाती है, राइट? इसीलिए इस सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी हर चीज के रिगार्डिंग, अपने हर एक्सपेंस के रिगार्डिंग, एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग दे आर लुकिंग टुवर्ड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री. फाइन. इट मीन्स ये कार्टून आपको क्या शो कर रहा है कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट की पोजीशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है. ओके. अब इसके अलावा जो फोर्थ फंक्शन हम लोग स्टडी करते हैं वो है रिप्रेजेंटेशन, कि हमारी कंट्री की पार्लियामेंट का एक और फंक्शन है. अब देखो इस पर्टिकुलर फंक्शंस वाले पार्ट को बड़े अच्छे से रीड करना, क्योंकि डायरेक्टली 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है ना. तो आपने कौन कौन सा फंक्शन पढ़ लिया, लेजिस्लेटिव फंक्शंस आपने पढ़ लिए, राइट? उसके बाद आपने कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव आपने पढ़ लिया. आफ्टर दैट यू हैव आल्सो डिस्कस्ड फाइनेंशियल कंट्रोल, है ना. अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फंक्शन है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट का, कि ये रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि यही तो वो मैकेनिज्म है ना जिसके थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप, इकोनॉमिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप रिप्रेजेंटेशन गेन करते हैं, राइट? So parliament represents the divergent view of members from different regional, social, economic, religious group of different parts of the country. मतलब वो पार्लियामेंट ही है जो डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यूज को रिप्रेजेंटेशन देती है, चाहे वो डिफरेंस कौन से हो, रीजनल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो या फिर कोई भी पार्ट हो, राइट? तो मतलब अगर पार्लियामेंट है सो because of the parliament only we are able to get representation. Fine, clear to all. अब उसके बाद है डिबेटिंग फंक्शंस. डिबेटिंग फंक्शन कौन से, क्योंकि देखो ये हमारी कंट्री की हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट है. दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, क्योंकि कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कहाँ लिए जाते हैं, पार्लियामेंट में लिए जाते हैं. और वो डिसीजंस ऐसे ही नहीं हो जाते. कोई भी मान लिया, देखो नया लॉ बनना है, किसी एग्जिस्टिंग लॉ में चेंज करना है, तो क्या आपको इजी टास्क लगता है? दैट्स नॉट दैट मच इजी टास्क. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को एक टाइप से सारे के सारे अपोजिशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है. अगर मान लिया सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट है तो इट इज इजी, है ना, क्योंकि जो एमपीज होंगे दे विल बी फॉलोइंग योर पॉलिसीज जिसकी गवर्नमेंट है.
बट नाउ थिंक, अगर ऐसी गवर्नमेंट है जो कोलिशन गवर्नमेंट है, तो वहां पर सोच के देखो ये पॉलिसी बनाना कितना डिफिकल्ट टास्क होता होगा, है ना, क्योंकि डिबेट करवाना, उसके बाद डिबेट के बाद कंक्लूड करके और एक ऐसा डिसीजन लेना जिस पर सभी अग्री करते हैं, है ना. सो दैट डिबेटिंग फॉर्म फंक्शन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ आवर पार्लियामेंट. सो ये होता क्या है, लेट अस डिस्कस इट. द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट इन द कंट्री. पार्लियामेंट हमारी कंट्री की सबसे हाईएस्ट फॉर्म है जहां पर डिबेट होती है. देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन. इसकी पावर्स पे, इसकी पावर ऑफ डिस्कशन है, उस पर कोई लिमिट है ही नहीं. मतलब इतनी ज्यादा क्या हो सकती है, इतनी ज्यादा डिबेट होती है. देयर इज नो लिमिटेशंस, राइट. मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर. और देखो क्यों है ये हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन, क्योंकि जो इसके मेंबर्स हैं दे आर फ्री टू आस्क, दे आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर. एंड व्हाई दे आर एबल टू डू सो, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना. वी आर हैविंग डेमोक्रेसी, एंड विच डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इसीलिए जो बात हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, वो बात हम कैसे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, वो बात हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट. This makes it possible for the parliament to analyze any or every issue that faces the nation. और ये पावर क्या है, ये पावर ही है जो पॉसिबल बनाती है पार्लियामेंट को कि वो एनालाइज करे. क्या एनालाइज करे, हर एक वो इश्यू जो इंपॉर्टेंट है नेशन के सामने, राइट. एंड दीज डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. अब देखो इनको हर्ट क्यों बोला गया, क्यों, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के हर्ट है. क्यों है डेमोक्रेसी की हर्ट, डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग के हर्ट. देखो आप डेमोक्रेसी को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कंसीडर करते हो, और भी ऑप्शंस है हमारे पास. व्हाई वी आर नॉट सेइंग कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट, व्हाई वी आर नॉट सेइंग कि डिक्टेटरशिप इज बेस्ट, because we feel and we know that democracy is the only form of government in which decisions are taken on the behalf of people's perspective, है ना. हम ये चेक करते कि पूरी की पूरी कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल है, राइट. और इसके लिए ऐसे डिसीजन नहीं हो जाते हैं, इसके लिए डिबेट्स होती हैं, और उस डिबेट के बाद जो डिसीजंस लिए जाते हैं उस डिसीजन में, और डिसीजन भी सिंपल नहीं, मेजोरिटी से लिए जाते हैं, है ना. और उस डिसीजन के बाद वो चीजें कंट्री में इंप्लीमेंट होती हैं. और वो डिसीजन कौन लोग ले रहे हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है. तो वो जो पर्सन जिनको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिया, वो हमारे बिहाफ पे, हमारे नाम पे वहां पे क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं. वो हमारे पॉइंट्स को गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, राइट. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने इलेक्ट किया वो हमारे लिए लॉ बना रहे हैं, है ना. बट उसमें जो अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं उनको भी तो हमने इलेक्ट किया ना. वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन चीजों को सामने लेके आ रहे हैं जिन पर गवर्नमेंट का फोकस नहीं हुआ, जहां गवर्नमेंट से कुछ चूक हो गई है, राइट. इसीलिए देखो क्या होगा, गवर्नमेंट दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज ट्राइंग टू मेक पॉलिसीज, बट अपोजिशन दे आर ट्राइंग टू डू प्यूरिफाई इट बाय डिबेट एंड डिस्कशन, है ना. अब देखो डिबेट और डिस्कशन के बाद क्या होगा, डिबेट और डिस्कशन के बाद हमेशा क्या होता है, बेटर कंक्लूजन निकलते हैं. इसीलिए इसको कंसीडर किया जाता है कि जो डिस्कशन है, देखो डिबेट और डिस्कशन में भी डिफरेंस होता है. डिबेट में क्या होता है, डिबेट में वी ऑलवेज ट्राई टू प्रूव आवरसेल्फ. सपोज आपके और मेरे बीच में डिबेट हो रही है, बट आई विल ट्राई टू शो कि मैं सही हूं, बट यू विल ट्राई टू शो दैट यू आर फाइन, यू आर करेक्ट. बट डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन में हम दोनों मिलकर ये ट्राई करेंगे कि क्या सही है, कौन सही है, नहीं क्या सही है. इसीलिए पार्लियामेंट में जब डिस्कशन होता है तो गवर्नमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, अपोजिशन पार्टी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी, और उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन वो लिया जाएगा जो पूरी की पूरी कंट्री के लिए बेटर है, राइट. समझ आया. इसीलिए जो डिस्कशंस होते हैं ना, इनको बोला जाता है हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. फाइन. नाउ दिस फंक्शन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप. अब देखो नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन. अब ये फंक्शन कौन सा होता है, अब इसमें क्या है, द पार्लियामेंट हैज द पावर ऑफ डिस्कसिंग एंड इनेक्टिंग चेंजिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फंक्शन कौन से हैं. अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था,
फर्स्ट चैप्टर याद करो, हमने पढ़ा था दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट। याद आया? और क्यों बोला था हम लोगों ने उसको लिविंग डॉक्यूमेंट? क्योंकि चेंजिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है, राइट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं जिनको आप इजीली चेंज कर सकते हो, है ना, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनमें आप चेंज नहीं कर सकते इतना इजीली। बट एक खास बात क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वी कैन अमेंड इट विद द अमेंडिंग सिचुएशंस, विद द चेंजिंग सिचुएशंस। और ये पावर हमने किसको दी है? ये पावर हमने उन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को दी है, क्योंकि डिबेट और डिस्कशन होगा। उसके बाद देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना सोसाइटी में चेंज हो जाती है, क्योंकि सोसाइटी में तो चेंजेस चलते रहते हैं, है ना। और जब चेंजेस होते रहते हैं तो बिकॉज चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, इसीलिए हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, ऐसे फंक्शंस इंट्रोड्यूस कराए हैं कि अगर हमारी सिचुएशन सोसाइटी की चेंज हो रही है तो उन चेंजिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाए, राइट? लेकिन ये पावर हमने किसको दी है? ये पावर हमने दी है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि वो चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। देखो हमारी कंट्री में 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड है और आज तक हम 100 से ज्यादा अमेंडमेंट कर चुके हैं। ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें हमें यही शो कर रही हैं कि हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है ना, वो बड़े इफेक्टिवली वर्क कर रही है। उसको पता है कि कौन सी चीजें हैं जिनमें अभी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, राइट? सो द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेज आर सिमिलर। अब एक चीज याद रखना, कई बार हम बोल देते हैं कि जो सेकेंड चैम्बर है, हमने पढ़ा भी था कि डू वी नीड द सेकेंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट, टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर आप अमेंडमेंट की बात करते हो ना, ये वो फंक्शन है, ये वो पावर है जहां पर दोनों के दोनों हाउसेज की सिमिलर पावर होती है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज। क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट करने हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कैसे कैसे एक्सेप्ट होते हैं? बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज। गॉट इट? मतलब कुछ तो देखो ऐसे सिंपल होते हैं, जैसे मान लिया किसी जगह का नेम चेंज करना है ना, दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बनाना, एक को तोड़ के दो बनाना, वो कुछ सिंपल वाले होते हैं जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो कुछ स्पेशल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के डीप पार्ट में आपको चेंज करना है तो क्या हो जाता है कि स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोकसभा की स्पेशल मेजोरिटी कंसीडर करोगे, आपको दोनों हाउसेस की मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या है? दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन ऑफ आवर पार्लियामेंट। फाइन, डन। उसके बाद है इलेक्टोरल फंक्शन। अब ये कौन सा फंक्शन हो गया? इलेक्टोरल फंक्शन कौन सा? देखो जो इलेक्शन से रिलेटेड है ना। अब देखो क्या है, द पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म्स सम इलेक्टोरल फंक्शन, कुछ इलेक्टोरल फंक्शंस भी है। इट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करती है और वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करती है ना। हमने पढ़ा था ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसमें हमारी कंट्री के एमएलएज और एमपी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन किसके इलेक्शन में एमएलएज पार्टिसिपेट नहीं करते? बताओ, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट? तो हमने पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारे जो एमएलएज होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर होती है, वो पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन याद रखना, इलेक्टोरल फंक्शंस कौन से हैं पार्लियामेंट के? इलेक्टोरल फंक्शंस वो हैं कि जब हमारी कंट्री की पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती है इन द इलेक्शन ऑफ आवर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इट मींस दे आर हैविंग सम इलेक्टोरल पावर्स आल्सो। उसके बाद आ जाता है जुडिशियल फंक्शंस। तो क्या हमारी लेजिस्लेचर, हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर, हमारी पार्लियामेंट जुडिशियल पावर भी करती है, जुडिशियल फंक्शंस भी करती है? वो कौन से फंक्शन होते हैं जुडिशियल फंक्शंस? तो अब देखो, द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसीडरिंग द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया है जुडिशियल फंक्शंस की? हमारी अगर मान लिया हमें प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, हमें मान लिया सीजेआई के खिलाफ हमें इंपीचमेंट प्रोसेस लेके आनी है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है? वी हैव गिवन अ प्लेस टू आवर पार्लियामेंट देयर ऑल्सो। और ऐसा हमने क्यों किया है? सोच के देखो, ऐसा हमने इसलिए किया है सो दैट आवर एग्जीक्यूटिव कैन नॉट मेक अ टॉय टू whom? To our senior authority, so that senior authorities of the country cannot be just a toy in the hands of the government. इसलिए हम लोगों ने इनकी रिमूवल प्रोसेस जो है ना, वो बड़ी टफ बनाई है।
और वो रिमूवल प्रोसेस ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने जब मन किया जिसको हटा दिया, दैट्स नॉट देयर। बल्कि क्या होता है, जब रिमूवल प्रोसेस है तो उसमें हमने किसको प्लेस दिया है, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट को प्लेस दिया है। चाहे वो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, या फिर हमारी कंट्री के सीजीआई को, या फिर हाई कोर्ट्स के जजेस को हमें रिमूव करना हो, तो इसको क्या बोला जाता है, ये कंसीडर होता है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के जुडिशियल फंक्शंस में। राइट, होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखो बेसिकली आपने कौन कौन सी पावर पढ़ी, लेट अस कंक्लूड इट वंस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। पहले आप लोगों ने पढ़ी लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव फंक्शंस में आपने क्या पढ़ा, क्योंकि देखो लेजिस्लेचर है ना भाई हमारी पार्लियामेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर है। अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कंट्री के सारे लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। राइट, क्योंकि हमारी कंट्री में जितने भी लॉ फ्रेम होंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्टिंग है उनमें चेंज करना है या फिर नए लॉज बनाना है, तो दैट वर्क विल बी डन बाय द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की पावर वो भी किसके पास है, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के पास। क्योंकि हमने पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव, चाहे आपकी कोई भी जो गवर्नमेंट है वो कितनी भी स्ट्रांग पोजीशन में है, बट वो स्ट्रांग कब तक है, जब तक उसको लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है, जब तक उसको लोकसभा में मेजोरिटी है। राइट, अगर हमारी लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है तो हमारी गवर्नमेंट को रिमूव होना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। राइट, तो ये क्या करती है, हमारी एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती है। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, बजट के ऊपर भी कंट्रोल होता है ना। बजट के ऊपर कंट्रोल कैसे होता है कि हमारी कंट्री की सिंगल अमाउंट, नॉट इवन अ सिंगल रुपी, वी कैन नॉट एक्सपैंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। देखो हमने यही फंक्शंस पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, फाइनेंशियल फंक्शंस, है ना। और इसके रिगार्डिंग हमने पिक्चर भी देखी कि सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं, हाउ दे आर लुकिंग टुवर्ड्स पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी दैट इज गोइंग टू गिव देम अथॉरिटी टू एक्सपैंड एनी ऑफ द मनी। राइट, उसके बाद हमने और कौन सा फंक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन का फंक्शन पढ़ा, क्योंकि यही वो बॉडी है, पार्लियामेंट ही वो बॉडी है जिसके थ्रू डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप के पीपल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप के पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन गेन करते हैं। उसके बाद हमने डिबेटिंग फंक्शन पढ़ा कि कंट्री की सबसे जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट है वो क्या है, दैट इज द पार्लियामेंट, क्योंकि यहीं पर डिबेट्स और डिस्कशन होती हैं। और डिस्कशन क्योंकि बड़े हायर लेवल का होता है तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो डिसीजन लिए जाते हैं दे आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ होल ऑफ द कंट्री। राइट, उसके बाद और हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन कौन से, जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से रिलेटेड है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कैसे किया जाए, तो ये भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन में आ जाएगा, है ना। मतलब अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जिस्टिंग पार्ट में चेंज करना है, दैट इज ऑल्सो द पावर एंड फंक्शन ऑफ आवर पार्लियामेंट। उसके बाद इलेक्टोरल फंक्शन कौन सा होता है, इलेक्टोरल फंक्शन मतलब कौन से, कि वो जो जिस पर्सन को इलेक्ट कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद जुडिशियल फंक्शंस कौन सी है, जुडिशियल फंक्शंस वो है कि कुछ लोगों की रिमूवल प्रोसेस में जो हमारी कंट्री की बहुत हायर अथॉरिटी है, उनके रिमूवल में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट का। चाहे हमें सीजीआई को हटाना हो, चाहे हमें हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, या फिर हाई कोर्ट के जजेस को, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। डन, आई होप नाउ द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट आर कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब रीड करेंगे पावर्स ऑफ राज्यसभा। अब देखो पावर्स ऑफ राज्यसभा, अब कई बार ऐसा बोल देते कुछ थिंकर्स, कुछ जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग होते हैं कि हमें पार्लियामेंट के ना सेकंड चैम्बर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर सिंगल चैम्बर भी हो देन आल्सो वी कैन वर्क विदाउट एनी काइंड ऑफ हर्डल, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो यहां पर हम रीड करेंगे कि हमारी राज्यसभा की क्या पावर्स हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट। सो वी डिस्कस्ड अबव द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट इन जनरल। हमारी क्या होती हैं कि फंक्शंस हैं जो पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। However, in a bicameral legislature, there is some difference. किसमें डिफरेंस है, बिटवीन द पावर्स ऑफ द टू हाउसेस। हालांकि मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री में जो दो हाउसेस है ना, ऑल्दो वी आर हैविंग बाइकैमरल, बाइकैमरल मतलब जहां पर दो हाउसेस हैं, तो लोकसभा एंड राज्यसभा वी आर हैविंग,
लेकिन फिर भी क्या है, दोनों की पावर्स में कुछ डिफरेंस है। लुक एट द चार्ट शोइंग द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इसके रिगार्डिंग देखते हैं। तो अब देखो पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा, लेट अस डिस्कस इट नाउ। अब देखो लोकसभा, क्योंकि देखो लोकसभा, आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑल्सो दैट लोकसभा, इसका मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ पीपल, राइट। पीपल हैव डायरेक्टली इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, सो दैट इज डेफिनेट कि इसके मेंबर्स के पास पावर ज्यादा होगी, राइट। सो देखो सबसे पहले अगर लोकसभा की पावर्स को रीड करते हो तो इसमें क्या होता है, मेक्स लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, कैन इंट्रोड्यूस एंड इनेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल। देखो क्या है, इसमें क्या है कि जितने भी हमारे यूनियन लिस्ट, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारी कंट्री के, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, 12 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इन द 7th शेड्यूल देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट वाला मैटर है ना, और जो कंकरेंट लिस्ट वाला मैटर है, तो उसपे क्या होता है, हमारी लोकसभा लॉ बना सकती है, राइट। एंड इट कैन इंट्रोड्यूस एंड इनेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल। तो मतलब मनी बिल भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन याद रखना मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये दोनों तरह के बिल रिप्रेजेंट कर सकती है, कौन कौन से, मनी बिल भी और नॉन मनी बिल भी, ओके। अब राज्यसभा पे जब आप कंसीडर करते हो तो राज्यसभा क्या करती है, कंसीडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल। मतलब जो नॉन मनी बिल है, जिनका मनी से कोई कनेक्शन नहीं है, वो मनी बिल कंसीडर और अप्रूव करती है, एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल। और अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है, लेकिन क्या होता है, इसके पास सिर्फ 14 डेज का टाइम होता है उस मनी बिल को स्टॉप करने के लिए। अगर उसके बाद अमेंडमेंट्स इसने नहीं दी और इसको पास भी नहीं किया तो एज इट इज पास हो जाता है मनी बिल, जैसा कि लोकसभा ने पास किया था। तो देखो फर्स्ट फंक्शन से आपको क्या समझ आया कि जो हमारी कंट्री की लोकसभा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल है इन द मैटर ऑफ मनी बिल, क्योंकि मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली, राज्यसभा कैन स्टॉप दैम ओनली फॉर 14 डेज। ये उसमें सजेशन दे सकती है अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, बस उसको स्टॉप नहीं कर सकती, फाइन। उसके बाद है सेकंड आपका अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये क्या करती है, जो हमें नए नए टैक्स लगाने हैं, बजट प्रेजेंट करना है, हमारी कंट्री की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होने वाली हैं, तो उनको भी अप्रूवल देती है। कौन देती है, लोकसभा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि कोई भी एक सिंगल मनी भी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकसभा, विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या करती है, नए नए टैक्सेशन जब लगते हैं, नया बजट जब प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उन सभी को अप्रूव करती है लोकसभा, राइट। वही राज्यसभा क्या करती है, अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया इन द टुडेज क्लास ओनली कि जो हमारी राज्यसभा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अप्रूव करती है, क्योंकि अप्रूवल अमेंडमेंट of constitution is the area where both of the chambers of the parliament are having similar powers, right। उसके बाद थर्ड क्या है, control the executive by asking questions, supplementary questions, resolution and motions and through no confidence motion। अब ये क्या करती है, हमारी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। कैसे, क्वेश्चन पूछेगी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कौन से होते हैं, पहले देखो क्वेश्चन पूछ लिया, मान लिया। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं कि उस क्वेश्चन के आंसर में, जैसे मान लिया टीचर्स आपसे पूछते हैं, कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उसका आंसर दे दिया, है ना। मान लिया आपसे पूछ लिया गया कि ये फाइट, ये वॉर कब हुआ, आपने उसका ईयर बता दिया, फिर उसी के साथ पूछ लिया किस किस के बीच में हुआ, मतलब एक क्वेश्चन के साथ ऐड करके दूसरा क्वेश्चन पूछना, तो उसको क्या बोलते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। रेजोल्यूशन एंड मोशन, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन और वो सारी चीजें। उसके अलावा एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब ये एग्जीक्यूटिव को कंप्लीटली कंट्रोल करके चलती है। कौन कंट्रोल करती है, लोकसभा। बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन, बाय आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, बाय रेजोल्यूशन, बाय मोशंस, ओके, एंड बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अब यह उसी फील्ड में राज्यसभा क्या करती है, एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशन। यहां पर दोनों की ऑलमोस्ट सेम पावर है कि ये भी मतलब कंट्रोल करेगी एग्जीक्यूटिव को डिफरेंट क्वेश्चन पूछ के, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशन, फाइन। उसके अलावा दोनों की पावर क्या है, अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अमेंड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट।
उसके बाद अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जब इमरजेंसी, देखो क्या होती है इमरजेंसी, मतलब ऐसी सिचुएशन कि जब लगे कि कंट्री का स्ट्रक्चर एक ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो पूरी की पूरी कंट्री में भी इमरजेंसी हो सकती है और स्टेट्स में भी इमरजेंसी हो सकती है। मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है ना, हमारी पार्लियामेंट को लगता है कि कोई एक स्टेट है इंडिया का जिसका सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे उस पर्टिकुलर स्टेट में भी इमरजेंसी लग सकती है। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी का मतलब होता है कि वहां की अगर मान लो स्टेट में इंप्लीमेंट हुई है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट की लेजिस्लेचर फिर लॉ नहीं बनाएगी, वहां पर एक टाइप से प्रेसिडेंट का रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा। ओके, अगर पूरी की पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगती है, तो पूरी की पूरी कंट्री में अगर मान लिया कई आर्टिकल्स के थ्रू लगती है, अगर पूरी की पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगती है, तो हो सकता है फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है, राइट टू लाइफ को छोड़ के, और कंट्री में प्रेसिडेंट का रूल भी इंप्लीमेंट हो सकता है। ओके, बेसिकली 3 आर्टिकल्स आर देयर, 352, 356 एंड 360। गॉट इट? तो ये क्या करती है, इमरजेंसी को भी अप्रूव करती है। उसके अलावा इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये हम लोगों ने अभी देख लिया, रिमूवल प्रोसेस में देखा है ना, कि इसके पास किसकी रिमूवल की पावर होती है, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, हमारे जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट्स के, उनको रिमूव करने की पावर होती है। उसके अलावा एस्टैब्लिशेस कमिटी एंड कमीशंस एंड कंसीडर्स देयर रिपोर्ट। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, कमेटीज बन जाती हैं। देखो क्या होता है, मान लिया हम लोगों ने ना कोई नया लॉ बनाना है, तो पहले उससे रिलेटेड बिल आएगा, मान लो उस बिल पे डिबेट चल रही है ना, तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बिल को ना एक पर्टिकुलर कमेटी को हैंड ओवर कर देते हैं, और फिर वो कमेटी क्या करती है, उसके प्रोज कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग डिस्कस करके फिर अपनी रिटर्न रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। और वो रिटर्न रिपोर्ट किसको गेन करती है, वो भी पार्लियामेंट को ही, मतलब उनको ही रिप्रेजेंट कर देती है। तो उस रिपोर्ट को भी कंसीडर कौन करता है, लोकसभा। फाइन। अब यहां राज्यसभा की अगर आप देखते हो तो ये क्या करती है, यहां पर दोनों की पावर सेम है, पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल द वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो ये वाली स्पेशल पावर में इसको अंडरलाइन करके चलना कि ये कौन सी पावर है। यहां पर आपने देखा कि ये रिमूव करेंगे, किसको रिमूव करेंगे, हमारी कंट्री के किस किस को, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, रिमूवल जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको। लेकिन याद रखना, जब अगर राज्यसभा अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसका इनिशिएटिव कहां लिया जाएगा, उसका इनिशिएटिव लिया जाएगा कहां पे, हमारी कंट्री की राज्यसभा उसको इनिशिएट करेगी। फाइन, मतलब राज्यसभा उसको स्टार्ट करेगी। क्यों करेगी, अब आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास कि जो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वर्क करते हैं राज्यसभा का, है ना। तो बिकॉज ही और शी इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उसको हटाने की अथॉरिटी भी किसके पास होगी, राज्यसभा के पास। मतलब जो इनिशिएटिव लिया जाएगा पहले वो कहां लिया जाएगा, राज्यसभा में लिया जाएगा। फाइन। उसके अलावा क्या होता है, कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग इन द स्टेट लिस्ट। अब इसके अगर राज्यसभा, देखो कई बार ना क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा इज हैविंग नो इंपॉर्टेंस, तो वी शुड रिमूव इट, वन चैम्बर इज इनफ फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो यहां पे आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राज्यसभा के पास कोई पावर है ही नहीं, तो हम राज्यसभा को क्या कर दे भाई, डिसोल्व भी कर दे एक टाइप से। हालांकि राज्यसभा डिसोल्व नहीं होती है, तो मतलब राज्यसभा को खत्म कर दे एक टाइप से। So you will, every time you will deny from that, because Rajya Sabha is also having some specific type of power, some special powers. एक तो आपने किसकी फॉर्म में देखी कि जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसका इनिशिएटिव कौन लेगा, राज्यसभा लेगी। और दूसरा क्या है, कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। अब देखो क्या कर सकती है, हमारी जो 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो उन लिस्ट में अब स्टेट लिस्ट जो है ना उस पर लॉ बनाने का काम कौन करता है, सिर्फ हमारी कंट्री की जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो करती हैं। लेकिन राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर है कि वो क्या कर सकती है, जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स गिवन हैं उन सब्जेक्ट्स को वो सेंट्रल इंपॉर्टेंस का कंसीडर कर सकती है। और इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब्जेक्ट अगर सेंट्रल लिस्ट का है तो अब उस पर लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी कंट्री की, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब सेंट्रल पार्लियामेंट की, राइट।
तो मतलब ये किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को सेंट्रल इंपॉर्टेंस का अनाउंस कर सकती है, और इसका मतलब क्या होगा कि अब उस पर लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हमारी कंट्री की पार्लियामेंट की। ये दोनों आपने क्या स्टडी किया? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द हाउस ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ आवर पार्लियामेंट, कि किसके पास कौन सी पावर्स हैं। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस यू आर इजीली एबल टू इमेजिन कि हमारी कंट्री की लोकसभा मोर पावरफुल है इन कंपैरिजन ऑफ राज्यसभा, राइट? सो बेसिकली वी हैव कवर्ड 2 पार्ट्स टुडे, powers and functions of the parliament, है ना? And we have comparatively studied them, that which chamber of the parliament is having more powers. So I hope till here everything is completely clear to all of you, and in next video we will discuss in detail special powers of Rajya Sabha. Okay? If you are having any kind of doubts and question till here, you feel free to ask your question and doubts in comment section. This part we will start from next video. Till then, keep learning, keep studying, stay connected. Thank you. Thanks a lot.